जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर बाबा साहेब के एक और भाषण पर नई वीडियो बनाकर साझा कर रहा हूं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बाबा साहेब के भाषण को हर नागरिक तक जरूर पहुंचाएं। बाबा साहेब के विचारों को हर नागरिक तक पहुंचाकर ही भारत को महान राष्ट्र बनाया जा सकता है। अंबेडकर का दलित वर्ग के लिए स्वतंत्र संगठन का आह्वान। 1930 स्रोत जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के 1930 के अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण के अंश है। दलित वर्ग के लिए एक स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। अंबेडकर तर्क देते हैं कि दलितों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से किसी पर भी निर्भर रहना उचित नहीं है। वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों की आलोचना करते हैं, ये बताते हुए कि उनके कार्य सिर्फ प्रतीकात्मक थे, न कि व्यावहारिक। उनका मानना है कि स्वराज मिलने के बाद कांग्रेस दलितों की सहायता नहीं करेगी और इसलिए दलितों को अपने इतिहास का निर्माण स्वयं करना होगा। अंत में अंबेडकर एक अखिल भारतीय दलित संगठन के निर्माण का आह्वान करते हैं ताकि दलितों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिल सके। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का अध्यक्षीय भाषण। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, नागपुर, 8 अगस्त 1930। 7 दलित वर्ग का संगठन। 7 दलित वर्ग का संगठन। 32 मेरे कई मित्रों ने मुझे सावधान किया है कि दलित वर्ग की तटस्थ रणनीति का खामियाजा दलित वर्ग को काफी महंगा पड़ेगा और उनको चाहिए कि उन्हें अपने को ब्रिटिश सरकार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से एक के साथ मित्र बनकर जुड़ जाना चाहिए। मैंने इस प्रश्न पर गहनता से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दोनों से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रहना ही दलित वर्ग के हित में है। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं भारत के लिए डोमिनियन स्थिति स्वशासित देश का दर्जा देने का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस के साथ मिलने से हम अपनी समस्या के हल के नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस छुआछूत नहीं मानती और यही विशाल जन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। निसंदेह महात्मा गांधी के संरक्षण में इस संस्था ने एक प्रस्ताव पारित कर छुआछूत प्रथा को एक अपराध माना। परंतु कांग्रेस ने इसका समाधान करने के लिए क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाने के लिए खद्दर को हर सदस्य के लिए विशेषाधिकार शर्त घोषित किया। कांग्रेस ने खद्दर की जगह छुआछूत हटाने को हर सदस्य के लिए विशेषाधिकार शर्त से क्यों नहीं जोड़ा? ऐसी विशेषाधिकार शर्त का पालन अत्यंत सरल होता। ऐसी शर्त के पालन की पात्रता के लिए छूत को किसी अछूत को अपने घर में सेवक या विद्यार्थी के रूप में अपनी शरण में रखने की बात रखी गई होती। महात्मा गांधी ने छुआछूत दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? गांधी के व्यक्तित्व, स्वयं का प्रभाव, पैसे के संसाधनों तथा धर्मपरायणता को देखते हुए छुआछूत की चर्चा तो की, परंतु प्रयोगात्मक उपाय नहीं अपनाए। प्रत्येक वर्ष वो सूत काटने वालों के लिए धन इकट्ठा करने यात्रा पर जाते हैं। क्या कभी उन्होंने छुआछूत हटाने के लिए धर्मयुद्ध छेड़ने की घोषणा की? जितना वे चरखे पर खर्च करता है उसका 100वां भाग भी उन्होंने छुआछूत उन्मूलन पर खर्च नहीं किया। आप सबको विदित है कि कैसे महात्मा गांधी ने 3 सप्ताह तक हिंदू और मुसलमान एकता के लिए उपवास रखा। क्या महात्मा गांधी ने कभी छूतों व अछूतों के बीच सद्भावना या उदारता भावना के लिए एक दिन का भी व्रत रखा? यदि कुछ ऐसे प्रयोग किए होते तो कोई भी कांग्रेस मंच को स्वीकृति देता, परंतु छुआछूत के दाग को हटाने के ऐसे किसी भी असली प्रयास का कोई साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु हमें मालूम है कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद को जब ये लगा कि कांग्रेस छुआछूत हटाने का दिखावा करने के अतिरिक्त इस विषय पर कुछ भी करना नहीं चाहती, तो उन्हें निराश होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अगर कांग्रेस के द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लेना हो तो कोई भी आसानी से ये स्वीकार नहीं करेगा कि कांग्रेस एक विशाल जन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इसके आर्थिक प्रस्तावों के अवलोकन से पता चलता है कि इसका ध्यान उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के विषयों पर केंद्रित है। इस पार्टी के व्यापार संबंधी प्रस्ताव व्यापारिक तथा निर्माताओं से संबंधित है और कामगार मजदूर को बड़ी कठोरता से भुला दिया गया है। एक संस्था जो 1 पाउंड की तुलना में रुपए के 16 पैसे विनिमय मूल्य का समर्थन करती है, उसे जनसमूह की प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार तो खोना ही होगा। नमक कर का विषय नागरिक अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस को नया मुखौटा नहीं मिल सकता। नमक कर का विरोध विस्फोटक है तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए एक स्वागत योग्य पहलू है, परंतु जैसे खीर का मानदंड उसके स्वाद में है, वैसे ही नमक कर का असली मानदंड इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी तत्परता से इसके बदले में बोझा कहीं और डालने के लिए समारोपण कर पाएंगे।
जो पूंजीपति को तो काटे परंतु निर्धनों को अपने प्रभाव से मुक्त कर सके। समय ही अकेले इसके साथ जुड़ी वास्तविकता का बयान कर सकता है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जब परीक्षण का समय आएगा तो बहुत से कांग्रेसी तुरंत अमीरों के साथ में होंगे, न कि जनसमूह के साथ। कांग्रेस गरीबों तथा जनसमूह की समस्याओं के प्रति उदासीन और निरुत्साहित रहेगी। ये एक अवश्यंभावी सत्य है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही है और वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसलिए इसके कार्यक्रम और योजना सब गोलमाल है। ये सबको अवश्य विदित हो गया होगा कि एक संस्था अगर सबका हित सोचने को बाधित है तो संस्था केवल कुछ लोगों के हित की निगरानी का नाटक मात्र कर सकती है और सबसे कमजोर को उसके भाग्य पर छोड़ देगी। मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि हम कांग्रेस से समर्थन की आशा कैसे कर सकते हैं, जब उसके ऐसा करने से हमारे विरोधी कांग्रेस के विरुद्ध हो जाएंगे और कांग्रेस उनके समर्थन के बल पर ही जीवित है। 35 हमें से वे जो कांग्रेस की सेवा करने के बारे में चिंतित है, इस बात को लेकर विश्वस्त है कि स्वराज मिलने के बाद कांग्रेस हमारी सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार में हमारे छुआछूत को मिटा देगी। अगर हम अभी उसकी सेवा नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमारे इस दोष के लिए हमसे अपराधियों वाला व्यवहार करेगी। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि अनुग्राहक सेवाओं का पुरस्कार विरले को ही मिला करता है, परंतु मैं ये कहने के लिए उतावला हूं कि चाहे जो जितनी कांग्रेस की सेवा कर ले पर स्वराज मिलने के बाद कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, तब हमें अपने ही साधनों पर निर्भर होना होगा, क्योंकि तब कांग्रेस स्वराज के रूप में अपना लक्ष्य प्राप्त कर दृश्य से गायब हो चुकी होगी। और हैमिल्टन के शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारा सामना उस समय देश के महान क्रूर जंगली मनुष्य से होगा, जो उस समय पूर्णतया मदमस्त होगा। मुझे भ्रम है कि वो महात्मा गांधी, जिसके भरोसे हमें अपनी सारी पीड़ा भूलने तथा उनका अंत करने के लिए कहा जाता है, भी उस समय हमारी सहायता करने में असमर्थ होंगे, ये मानते हुए भी कि वो उस समय तक जीवित बचे रहेंगे, क्योंकि प्रकृति नश्वर मानव को क्षमा नहीं करती। 34 अगर मेरी सोच ठीक राह पर है तो हमें अपना इतिहास स्वयं रचना चाहिए। हम में से वे जो ऐसा कुछ भी करने से आशंकित है, मैं उन्हें समझ रहा हूं। वे कांग्रेस तथा सरकार दोनों से ही स्वतंत्र होने में हानि के डर से भयभीत है। यह हमारी निर्बलता की स्वीकारोक्ति है और मैं इस बात से सहमत हूं कि स्वतंत्र होने के बाद अगर दलित वर्ग की गिनती शक्ति वालों के साथ नहीं होती तो ये एक चिंतनीय विषय है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि कांग्रेस या सरकार पर निर्भर रहने का क्या लाभ है? व्यावहारिकता में आपकी मनोवृत्ति एक अधिक शक्तिशाली पार्टी की नजरों में भले बने रहने के खातिर उससे संबंध जोड़े रखने की मानसिकता को भिक्षावृत्ति या शर्मनाक आत्मसमर्पण से ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगी। दलित वर्ग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वे कैसे एक ऐसी शक्ति बनकर उभरेंगी। उनके दृष्टिकोण तथा विचार सभी अवसरों पर बाकी सभी वर्गों के विचारों से अधिक महत्वशील हों। मुझे दलित आंदोलन में दो कमियां लगती हैं। पहली तो ये कि दलित वर्ग की एकमत जैसी कोई धारणा नहीं है तथा दूसरी दलित वर्ग का एकजुट होकर कार्य प्राप्ति के लिए किसी भी साधन या उपाय का न होना। मुझे लगता है कि काफी समय से हम गूंगे बने हुए हैं तथा अपनी व्यथाएं बिना किसी चर्चा के झेलते रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हम औचित्य से अपनी दुर्व्यवस्था के लिए सरकार या सुधारकों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें यह स्वीकारना होगा कि हमारे चुप्पी साधे रहने से उनको न तो कोई संकेत मिला न कोई समर्थन। अतः इसके हम उत्तरदायी हैं। मैं बड़ी व्याकुलता से विचार करता हूं कि हमारे द्वारा पारित प्रस्तावों को, हमारे द्वारा सरकार को भेजे प्रतिवेदनों को तथा हमारी उठाई गई मांगों को वो महत्व क्यों नहीं दिया जाता जो बाकी सब समुदायों की शिकायतों को वही निर्णायक देते हैं। और बहुत विचार के पश्चात मेरा ये मत है कि ऐसा केवल इसलिए है कि हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक होकर रह गए हैं। किसी एक प्रदेश की समस्या को वो प्रोत्साहन नहीं जो केंद्रीय स्तर से उठाई समस्या या मांग को मिलता है। मेरी ये धारणा है कि दलित वर्ग को अपने आप को झंझोड़ने की आवश्यकता है तथा एक अखिल भारतीय दलित संगठन बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आवाज एक गूंज बन सके और शासन तंत्र में समस्याओं को उठाने तथा निपटाने में हमारी पैठ बने। पिछले 2 या 3 वर्षों से एक अखिल भारतीय दलित संगठन बना है, परंतु ये एक खुला सत्य है कि उस संगठन में केवल पदाधिकारी है, सदस्य नहीं है। मेरे अपने प्रांत में तो इस संगठन की शाखा का ये हाल है। ऐसी जाली संस्था दलित वर्ग के किसी काम की नहीं। हमारे संगठन में ऐसी जान होनी चाहिए जो दलित वर्ग की भावनाओं को आवाज प्रदान कर सके तथा उससे समुदाय के सच्चे कार्यकर्ता जुड़े हों तथा उसका तंत्र पूरे भारत में हो। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम एक छोटी समिति गठित कर उसे संस्था का संविधान का मसौदा बनाने की जिम्मेवारी सौंपे। ये बहुत विचार योग्य बात है और बिना किसी देरी के इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।
आज हम इतिहास के एक ऐसे भाषण की बात करने वाले हैं जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। ये साल 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वो आवाज़ थी जिसने राजनीतिक आत्मनिर्भरता का एक ऐसा रैडिकल विजन सामने रखा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसकी शुरुआत होती है एक प्रतीक से, एक खामोश अक्षर से। ये उस समुदाय का प्रतीक था जिसकी आवाज़ सदियों से दबाई जा रही थी, अनसुनी की जा रही थी। तो चलिए सीधे चलते हैं 1930 के नागपुर में। माहौल में भारत की आज़ादी की लड़ाई की गर्मी है और इसी बीच अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हो रहा है। यहाँ एक समुदाय अपने भविष्य का रास्ता तय करने के लिए इकट्ठा हुआ है। इस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग को संबोधित कर रहे थे। ये वो समुदाय था जो सदियों से छुआछूत का सामाजिक और राजनैतिक जुल्म झेल रहा था और अब अपने हक के लिए खड़ा हो रहा था। उस वक्त ये समुदाय एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा था। एक तरह से एक चौराहे पर सामने दो रास्ते थे, दो बड़ी ताकतें थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि दोनों में से कोई भी रास्ता मंजिल तक जाता हुआ नहीं दिख रहा था। और सवाल सीधा सा था, लेकिन बहुत बड़ा था। दलित वर्गों को किसका साथ देना चाहिए, अंग्रेजी हुकूमत का या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? और अम्बेडकर का जवाब देखिए कितना साफ और दो टूक था। उनका कहना था, न तो अंग्रेज सरकार हमारी मुक्तिदाता है और न ही कांग्रेस। तो फिर रास्ता क्या है? एक ही रास्ता था, अपना रास्ता खुद बनाना, दोनों से राजनीतिक तौर पर आज़ाद रहना। तो चलिए अब अम्बेडकर की इस दलील के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कांग्रेस की हकीकत। उन्होंने कांग्रेस के वादों और असलियत के बीच की एक बहुत गहरी खाई को सबके सामने लाकर रख दिया। अम्बेडकर ने कांग्रेस से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने कागज पर तो मान लिया कि छुआछूत एक अपराध है, बहुत अच्छा, पर जमीन पर इस समस्या को हल करने के लिए किया क्या है? और उनकी इस बात का सबूत कांग्रेस के अपने ही नियमों में मिलता है। आप ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खद्दर पहनना जरूरी था, ये नियम लागू भी हुआ, लेकिन किसी अछूत को नौकरी पर रखने का जो प्रस्ताव था वो सिर्फ कागज पर ही रह गया, कभी लागू ही नहीं हुआ। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं थी, पैसों का हिसाब किताब तो और भी चौंकाने वाला था। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस की असली प्राथमिकताएं क्या थीं। सिर्फ 1/100 हिस्सा। सोचिए जरा, मतलब जितना पैसा कांग्रेस ने चरखे पर खर्च किया उसका सिर्फ 1%, 1% छुआछूत मिटाने के लिए दिया गया। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? अम्बेडकर ने एक और उदाहरण दिया, महात्मा गांधी के उपवासों का। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 3 हफ्ते का उपवास रखा, लेकिन सवर्णों और दलितों के बीच एकता के लिए 1 दिन का भी उपवास नहीं रखा गया। ये अंतर बहुत कुछ कहता है। तो कुल मिलाकर अम्बेडकर का विश्लेषण ये था कि कांग्रेस का पूरा ढांचा ही ऐसा है कि वो ताकतवर लोगों के लिए काम करेगी, व्यापारियों, उद्योगपतियों और ऊंची जातियों के लिए। उनके शब्दों में मजदूर वर्ग को तो बड़ी बेरहमी से भुला दिया गया है। और कांग्रेस की इन्हीं प्राथमिकताओं को देखकर अम्बेडकर ने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहें तो एक डरावनी भविष्यवाणी की, खासकर उस भारत के लिए जो स्वराज के बाद बनने वाला था। उस समय बहुत से लोगों को एक उम्मीद थी, एक भोली सी उम्मीद कि अगर हम कांग्रेस का साथ देंगे तो आज़ादी के बाद वो हमें इनाम देंगे और छुआछूत खत्म कर देंगे। लेकिन अम्बेडकर की चेतावनी कुछ और ही थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस को सत्ता मिलेगी, स्वराज मिलेगा, उसी दिन दलितों को अकेला छोड़ दिया जाएगा उनके हाल पर, बिना किसी राजनीतिक सुरक्षा के। तो जाहिर है सवाल उठता है कि अगर न ब्रिटिश पर भरोसा कर सकते हैं न कांग्रेस पर, तो फिर रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? यहाँ अम्बेडकर ने आईना दिखाया। उन्होंने समुदाय की अपनी 2 सबसे बड़ी कमजोरियों की बात की। पहली, विचारों में एकता की कमी, और दूसरी, उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत संगठन का न होना। उनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी खामोशी है। हम इतने समय से चुपचाप सब कुछ सहते रहे हैं और जब तक हम खुद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कोई हमारी नहीं सुनेगा। तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए अम्बेडकर ने एक पूरा एक्शन प्लान सामने रखा। एक एक करके 4 कदम। पहला, अपनी चुप्पी तोड़ो। दूसरा, पूरे देश में एक हो जाओ। तीसरा, एक मजबूत ऑल इंडिया दलित ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। और चौथा, ये पक्का करो कि इसमें सिर्फ नेता ना हों, बल्कि पूरे भारत में असली कार्यकर्ता हों। और इन सब का मकसद?
मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनना जिसे कोई भी नजरअंदाज न कर सके। तो लीजिए, कहानी घूम कर वहीं आ गई, उसी खामोश अक्षर य पर। लेकिन अब ये सिर्फ बेबसी का प्रतीक नहीं है, अब ये उस आवाज का प्रतीक है जो बुलंद होने के लिए तैयार है। और ये हमें उसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी उतना ही जरूरी है कि किसी आवाज को आखिर कब तक दबाया जा सकता है। नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 1930 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। जरा सोचिए, साल है 1930। भारत की आज़ादी की लड़ाई मतलब अपने चरम पर है और हर कोई, हर समुदाय अपनी जगह तलाश रहा है। और इसी माहौल में 8 अगस्त 1930 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन होता है और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ये भाषण देते हैं। ये भाषण एक तरह से दलित समुदाय के राजनीतिक भविष्य का एक रोड मैप पेश करता है। तो चलिए इस दस्तावेज की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्यों दलित वर्ग के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को इतना जरूरी मान रहे थे और उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको लेकर उनकी चिंताएं क्या थीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत ही एक बड़ी दुविधा से होती है। अम्बेडकर बताते हैं कि उनके कई दोस्त उन्हें सलाह दे रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ हो जाओ, कुछ कह रहे थे कांग्रेस के साथ चले जाओ। हाँ, और ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अम्बेडकर वो दोनों से अलग एक स्वतंत्र रास्ते की बात करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनका निष्कर्ष बहुत साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका मानना था कि दलित वर्ग के हित में यही है कि वे अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए रखें। वो कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि कांग्रेस के साथ जुड़ने से उनकी समस्या कैसे हल होगी। तो ये तटस्थता नहीं थी बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता था। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का पहला बिगुल था एक तरह से। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो कांग्रेस के दावों की एक एक करके पड़ताल शुरू करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में 2 बड़ी दलीलें थीं। पहली कि कांग्रेस छुआछूत नहीं मानती और दूसरी कि वो एक विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, लेकिन अम्बेडकर इन दोनों ही दावों पर बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी संस्था के प्रस्ताव उसके असली चरित्र को दिखाते हैं। अम्बेडकर मानते हैं कि हाँ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने छुआछूत को अपराध मानने का प्रस्ताव जरूर पारित किया, पर सवाल यह है कि उन्होंने इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या किया। सिर्फ कागज पर प्रस्ताव पास कर देने से तो कुछ नहीं होता। उन्होंने एक बहुत तीखी तुलना भी की है। कांग्रेस ने सदस्यता के लिए खद्दर पहनना एक शर्त बना दिया था। हाँ, अनिवार्य शर्त। हाँ, तो वो पूछते हैं कि छुआछूत हटाने को शर्त क्यों नहीं बनाया। बिल्कुल, और वो सिर्फ सवाल नहीं पूछते, एक सुझाव भी देते हैं कि ये शर्त कितनी आसान हो सकती थी। अच्छा। वो कहते हैं कि शर्त ये हो सकती थी कि कोई भी सदस्य अपने घर में किसी एक अछूत को सेवक के रूप में या विद्यार्थी के रूप में रखेगा। ये तो एक तरह का लिटमस टेस्ट हो जाता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। इससे पता चल जाता कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन ये आलोचना सिर्फ संस्था तक ही सीमित नहीं है। ये महात्मा गांधी के व्यक्तिगत प्रयासों पर भी सवाल उठाती है। हाँ, और उनकी आलोचना तथ्यों पर आधारित है। वो पूछते हैं कि गांधी जी ने सूत काटने के लिए, चरखे के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए यात्राएं की, लेकिन क्या कभी छुआछूत हटाने के लिए धर्मयुद्ध छेड़ा? वो कहते हैं कि चरखे पर जितना खर्च किया उसका 100वां हिस्सा भी छुआछूत मिटाने पर खर्च नहीं किया गया। और एक और उदाहरण तो बहुत जबरदस्त है। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए 3 हफ्ते का उपवास रखा था। जी। तो अम्बेडकर पूछते हैं कि क्या कभी छूतों और अछूतों के बीच सद्भावना के लिए 1 दिन का भी व्रत रखा? ये सवाल नियत पर नहीं बल्कि प्राथमिकताओं पर था कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है। सही बात है। और वो स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण भी देते हैं। हाँ। जिन्हें जब लगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ दिखावा कर रही है तो उन्होंने निराश होकर कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये दिखाता है कि अम्बेडकर की चिंताएं निराधार नहीं थीं। बिल्कुल नहीं थी। तो ये तो हुई सामाजिक मुद्दे की बात। अब आते हैं कांग्रेस के दूसरे दावे पर कि वो जनसमूह की पार्टी थी। हाँ, और यहाँ अम्बेडकर कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हैं और वो साबित करते हैं कि कांग्रेस असल में उच्च और मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखती है, न कि आम जनता का। मतलब? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक क्लासिक मामला है।
अंबेडकर बताते हैं कि कांग्रेस के जो व्यापार संबंधी प्रस्ताव थे वो व्यापारियों और निर्माताओं के लिए थे। और मजदूरों को पूरी तरह भुला दिया गया था। उनके अधिकारों का कोई जिक्र ही नहीं। उन्होंने रुपए के विनिमय मूल्य का भी जिक्र किया है। कहा कि जो संस्था 1 पाउंड के बदले रुपए के 16 पेंस विनिमय मूल्य का समर्थन करे वो जनसमूह की प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार खो देती है। हाँ, और ये थोड़ा तकनीकी मुद्दा है पर बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटेन से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा और भारत से बाहर जाने वाला सामान महंगा। तो इसका फायदा तो ब्रिटिश उद्योगपतियों को होता और भारत के बड़े व्यापारियों को, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और मजदूरों को होता। कांग्रेस का इस नीति का समर्थन करना अंबेडकर की नजर में इस बात का पक्का सबूत था कि वो किसके साथ खड़ी है। और नमक कर के मुद्दे पर भी उनका दृष्टिकोण बहुत अनूठा है। हाँ, वो मानते हैं कि ये आंदोलन के लिए एक अच्छा मुद्दा है क्योंकि नमक सबसे जुड़ा है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इस कर को हटाने के बाद इसका बोझ किस पर डाला जाएगा। अच्छा, मतलब राजस्व की भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल। क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ेगा या गरीबों पर किसी और रूप में बोझ आएगा? उन्हें शक है कि जब परीक्षण का समय आएगा तो कांग्रेसी अमीरों के साथ खड़े होंगे, न कि जनसमूह के साथ। तो उनका अंतिम निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। सही। इसलिए उसके कार्यक्रम गोलमाल हैं। और जो संस्था सबका हित साधने का दावा करती है वो अंत में सबसे कमजोर को उसके भाग्य पर छोड़ देती है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अगर दलित वर्ग अभी कांग्रेस की सेवा करेगा तो स्वराज मिलने के बाद कांग्रेस पुरस्कार के तौर पे छुआछूत मिटा देगी। इस पर अंबेडकर की प्रतिक्रिया बहुत कठोर है। वो साफ कहते हैं कि अनुग्राहक सेवाओं का पुरस्कार विरले को ही मिला करता है। मतलब इतिहास गवाह है कि ऐसा होता नहीं होता। और उनकी भविष्यवाणी तो और भी गंभीर है। वो कहते हैं कि स्वराज मिलने के बाद कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे क्योंकि अपना लक्ष्य हासिल करके वो गायब हो चुकी होगी। और तब दलितों को अपने ही साधनों पर निर्भर रहना होगा। हाँ, और तब उनका सामना किस तरह होगा? यहाँ वो एक बहुत ही शक्तिशाली और चिंताजनक छवि सामने रखते हैं। वो हैमिल्टन के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तब हमारा सामना उस समय देश के महान क्रूर जंगली मनुष्य से होगा जो उस समय पूर्णता मदमस्त होगा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली और एक डरावनी छवि है। बिल्कुल, यह उस बहुसंख्यक समाज की बात है जिसे राजनीतिक सत्ता का नशा हो जाएगा और तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और वो ये भी कहते हैं कि शायद महात्मा गांधी भी उस समय मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मानते हुए कि वो जीवित भी रहें। तो अगर किसी पर निर्भर नहीं रहना है तो रास्ता क्या है? यहीं पर भाषण का सार आता है। अंबेडकर का जवाब है, हमें अपना इतिहास स्वयं रचना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि अकेले खड़े होने में डर है। यह समुदाय की निर्बलता की स्वीकारोक्ति है, लेकिन वो सवाल पूछते हैं कि किसी पर निर्भर रहने का भी क्या लाभ है? दलित वर्ग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वे एक ऐसी शक्ति कैसे बने कि उनके विचारों को महत्व दिया जाए। और उन्होंने दलित आंदोलन में कुछ कमियां भी बताई। हाँ, 2 बड़ी कमियां। पहली, दलित वर्ग में एक मत की कमी, विचारों का बिखराव। और दूसरी ये कि एकजुट होकर काम करने के लिए किसी साधन का, किसी संगठन का न होना। वो कहते हैं कि हम लंबे समय से गूंगे बने हुए हैं और अपनी व्यथाएं बिना चर्चा के झेलते रहे हैं। अच्छा। इसी चुप्पी की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हमारी मांगों को इसलिए महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि आंदोलन वो क्षेत्रीय होकर रह गया है। और यहीं पर वो अपना ठोस समाधान पेश करते हैं। बिल्कुल, एक अखिल भारतीय दलित संगठन बनाने की आवश्यकता। वो उस समय के मौजूदा संगठनों की आलोचना भी करते हैं। हाँ, उन्हें एक जाली संस्था कहते हैं जिसमें सिर्फ पदाधिकारी हैं, सदस्य नहीं। तो उनका विजन एक ऐसे संगठन का है जिसमें जान हो, जो दलित वर्ग की भावनाओं को आवाज दे और जिसका तंत्र वो पूरे भारत में फैला हो। और इसके लिए वो तुरंत एक समिति बनाकर संस्था का संविधान तैयार करने का प्रस्ताव रखते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन प्लान। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है। इसमें कांग्रेस की तीखी आलोचना है, राजनीतिक आत्मनिर्भरता का एक मजबूत तर्क है और भविष्य के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बनाने का स्पष्ट आह्वान भी है। उन्होंने दलित राजनीति को, आप कह सकती हैं कि भिक्षावृत्ति या किसी के सहारे चलने की मानसिकता से निकालकर
एक आत्मसम्मान और शक्ति निर्माण के रास्ते पर डालने की नींव रखी। सही बात है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। अंबेडकर ने 1930 में संगठित शक्ति और एक स्वतंत्र आवाज की आवश्यकता पर जोर दिया था। आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि एक समुदाय के लिए अपनी राजनीतिक नियति को नियंत्रित करने का विचार समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। और आज भी ये कितना प्रासंगिक है। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों। आप चुंबर साहब के बनाए वीडियो के साथ जुड़े रहे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर और बुद्धा एंड हिज धामा पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।